तो दोस्तों आज मैं एक ऐसी चीज़ के बारे में, एक ऐसे स्किल के बारे में बात करने वाला हूं जिसके बारे में हमें ना तो किसी स्कूल में सिखाया जाता है, ना ही किसी कॉलेज में सिखाया जाता है, ना ही किसी यूनिवर्सिटी में सिखाया जाता है, बल्कि ये खुद ही गलतियां करने से सीखते हैं। या फिर इसको किसी बुक से सीखा जा सकता है, बुक्स को पढ़ा जा सकता है तो उससे सीख सकते हैं, या फिर मेरे चैनल पर भी आप सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पर्सनल फाइनेंस की। पर्सनल फाइनेंस एक ऐसा विषय है जो स्कूल में किसी भी करिकुलम में नहीं मिलता है, कॉलेज के किसी भी करिकुलम में नहीं मिलता है, बल्कि ये इतना ज़रूरी है जितना कि आपके लाइफ में खाना ज़रूरी है, उतना ही पर्सनल फाइनेंस भी ज़रूरी है। दोस्तों हमारे स्कूल के करिकुलम में, कॉलेज के करिकुलम में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स पढ़ा दिए जाते हैं जो हमें लाइफ में कभी यूज़ ही नहीं होने हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि साइन थीटा कॉस थीटा स्कूल में पढ़ा दिया गया है, हमें तो आज तक यूज़ नहीं आया। हो सकता है आपको यूज़ आया हो। कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताना कि आपने साइन थीटा कॉस थीटा कहाँ पर यूज़ किया है। दिमाग लगा लगा के मैं पागल हो गया कि साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, ये पूरे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है और ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स में ऐसे ऐसे टॉपिक्स पढ़े हैं जो कभी यूज़ नहीं होने हैं, लेकिन हम ज़बरदस्ती पढ़ते रहे उनको। और पर्सनल फाइनेंस जैसा स्पेशल विषय जो लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो किसी भी कास्ट से आता हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, उसको पर्सनल फाइनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ, क्योंकि ये कहीं पे और नहीं पढ़ाया जाता है। पर्सनल फाइनेंस आपको सिखाता है कि आपको अपनी लाइफ को अच्छे से कैसे जीना है, पैसे को कैसे मैनेज करना है। जी हाँ दोस्तों, तो ये सीखेंगे, बताऊंगा मैं आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स इसमें एक एक करके। तो दोस्तों बिना समय गंवाए बढ़ते हैं हम अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स पर। पहली जो टिप है दोस्त, वो है एक्टिव इनकम। दोस्त हमें सबसे पहले जिंदगी में अपना एक मकसद रखना चाहिए। जैसे ही हम 15 से 20 साल की उम्र में आ जाएं, हमें अपना मकसद रखना चाहिए कि हम कैसे भी करके अपना पहला एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम बना लें। एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम हम किसे कहते हैं? जिसमें हम खुद काम करते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो जॉब हो, या फिर कोई और भी काम हो जिसमें हम खुद इन्वॉल्व रहते हैं, एक्टिवली हम काम करते हैं उसके लिए टाइम के साथ में, और हमें पैसा मिलता है मंथली या पर डे या फिर ईयरली। वो सारे सोर्सेज जहां पर एक्टिवली हम काम करते हैं और वहां से हमें पैसा आता है, वो सारे सोर्सेज एक्टिव इनकम कहलाते हैं। तो हमें सबसे पहले जिंदगी में एक मकसद बनाना चाहिए कि हम एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम अपना पहले बनाएं, और उस एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम से हम अपने लाइफ की जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जो लाइफ की बेसिक चीज़ें हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, यहाँ से वहाँ जाने के लिए किराया और मेडिकल एक्सपेंसेस वगैरह वगैरह सारे निकाल सकें। तो दोस्त हमारा सबसे पहला मोटिव होना चाहिए कि हमें एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम चाहिए जिसमें हमें इतना पैसा मिल सके कि हम अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ का पैसा निकाल सकें और अपनी लाइफ को ठीक तरीके से जी सकें, मुझे किसी से पैसा लेना ना पड़े। लेकिन अगर आप पहले से ही अच्छा कमाते हैं, एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम आपके पास अच्छे से है, और एक बार आपने एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम बना लिया, आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ का पैसा निकलने लग गया, तब फिर आगे आपको सोचना है नेक्स्ट टिप के बारे में। तो जो नेक्स्ट टिप है दोस्त, वो है मेडिकल इमरजेंसी फंड। हम आज एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां पे कोई भी बीमारी कभी भी हो सकती है। बड़ी बड़ी बीमारी होती हैं जिसमें हमारा सारा इकट्ठा किया हुआ पैसा चला जाता है। तो हमें सबसे पहले सोचना होगा कि हमें एक मेडिकल इमरजेंसी फंड बनाना है। आप अपने अर्निंग के हिसाब से मेडिकल इमरजेंसी फंड बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप 10,000 रुपये अर्न करते हैं तो आप 1,000 या 2,000 रुपये पर मंथ मेडिकल इमरजेंसी फंड में डालते जाएं। हो सकता है कि आप 20,000 रुपये कमाते हो तो आप उसका 10% रख सकते हैं। 1,00,000 रुपये कमाते हैं तो आप उसमें 10,000 रुपये मेडिकल इमरजेंसी फंड में डाल सकते हैं। लेकिन आज इंश्योरेंस का युग है और बीमा वगैरह बहुत चलने लगे हैं, तो आप इसके लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस है या टर्म इंश्योरेंस है, इसमें पैसा आपको पहले लगाना चाहिए, क्योंकि अर्निंग के बाद आपको अपने अर्निंग को सिक्योर करना चाहिए, अपने लाइफ को सिक्योर करना चाहिए। माना कि भगवान ना करे आपको कभी कोई बीमारी हो जाती है या फिर आपके फैमिली में किसी को हो जाती है, तो आपके पास इतना फंड रहना चाहिए कि आप उसमें बीमारी में लगा सकें और उससे बाहर निकल सकें। अगर आपके पास मेडिकल इमरजेंसी फंड नहीं है या आपके पास कोई सेविंग नहीं है, तो हो सकता है कि आपका जितना भी पैसा रखा हुआ है वो सारा लग जाए और साथ में आपके ऊपर लोन भी हो जाए। और एक बात याद रखना, जब आपको लोन की वाकई ज़रूरत पड़ती है उस समय पे आपको कोई भी लोन नहीं देता है। तो ध्यान रखें। सेकंड जो टिप है वो है कि मेडिकल इमरजेंसी फंड बनाएं या फिर एक इंश्योरेंस की स्कीम ले लें, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, जो आपको सेफ रखे बीमारियों से। नेक्स्ट जो टिप है वो है इन्वेस्ट योर मनी।
मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि जैसे आपके पास 10,000 रुपये पर मंथ की अर्निंग है। मैं 10,000 रुपये इसलिए ले रहा हूं ताकि इजी कैलकुलेशन हो। आपका 1 लाख हो सकता है, 5 लाख हो सकता है, 20,000 हो सकता है, 40,000 हो सकता है, आप उसके हिसाब से आंकड़ा लगा लेना। मैं 10,000 रुपये की इनकम का एक एग्जाम्पल लेता हूँ। आपको 10,000 रुपये इनकम आता है। 10,000 रुपये में बेसिक नेसेसिटीज़ हैं या जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, मेडिकल फंड में डालना है या इंश्योरेंस में डालना है, वो सारा मिला के आपका लेट से कि 8,000 रुपये पर मंथ उसमें चला गया। 2,000 रुपये आपका बचता है। तो 2,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करना चाहिए ऐसी चीज़ों में जो आपके पैसे को बढ़ाएं, बल्कि ऐसी चीज़ों में नहीं डालना चाहिए जो आपके पैसे को घटाएं। इसके लिए आपको बताना चाहूँगा कि टर्म होती है एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। तो 2,000 रुपये आप एसेट्स में लगाना स्टार्ट करें और उसमें लायबिलिटीज़ में ना जाएं। अब मैं समझाना चाहूँगा कि एसेट उसे कहते हैं जो आपके पैसे को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, समय के साथ पैसा बढ़ाते हैं। जैसे कि गोल्ड हो गया। गोल्ड आज 10,000 रुपये का 10 ग्राम है, हो सकता है साल 2 साल बाद 15,000 रुपये हो जाए। वैसे ही रियल एस्टेट हो सकता है, आपने कोई प्लॉट लिया है, माना कि उस प्लॉट का जो कीमत है वो 10 लाख रुपए है, वो साल 2 साल 5 साल बाद उसका कीमत 15 लाख रुपए या 20 लाख रुपए हो जाए, लेकिन उसका पैसा कम नहीं होने वाला है। इसीलिए हम उसको असेट कहते हैं। जो आपको पैसा बढ़ा के दे, आपको हेल्प करे पैसा मल्टीप्लाई करने में, उसे हम असेट कहते हैं। लेकिन दूसरी साइड लायबिलिटीज़ होती हैं जो आपके पैसे को समय के साथ कम करती जाती हैं, जिसमें एक डेप्रिशिएटिंग वैल्यू होती है। जैसे अगर आपके पास कोई कार नहीं है, अब अगर आप कार खरीदना चाहते हैं तो ध्यान रखें कार एक डेप्रिशिएटिंग असेट है और उसे हम लायबिलिटी कहते हैं। कार कई लोगों के लिए असेट भी हो सकता है। जैसे अगर आपको कार को दिखाने का काम है आपके बिजनेस में, तो वो आपके लिए असेट होगा। नेटवर्क मार्केटिंग में कार एक असेट का काम करती है, क्योंकि वहाँ पर कार को दिखा दिखा के इतना पैसा कमा लिया जाता है कि वो असेट बना देते हैं उस कार को, तो उनके लिए वो असेट है। लेकिन आपके लिए क्या ये असेट है, ये आपको असेस करना पड़ेगा और इसके बाद आप उसमें पैसा लगाएं। तो मैं बोलूँगा, आपको फिर से दोहराना चाहूँगा कि आप उस पैसे को, बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट करें असेट्स में, ना कि लायबिलिटीज़ में। थर्ड जो टिप है वो है सेव योर मनी। आपको पैसे बचाने की हैबिट डालनी पड़ेगी। आपने 10,000 रुपये पर मंथ कमाया है, 8,000 रुपये आपकी नेसेसिटीज़ में चले गए हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ में, और इसके बाद आपका जो पैसा बचा है वो आपको बचाना पड़ेगा, ना कि आपको लग्जरी पे खर्च करना चाहिए। आपको बचाना चाहिए पैसे को, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आप पैसे को बचाएंगे नहीं तो आप फ्यूचर में बहुत बुरे ट्रैप में फंस सकते हैं। जब आपको पैसे की जरूरत होगी उस टाइम पे आपके पास पैसा नहीं होगा। आपने चींटी को देखा होगा। चींटी एक बहुत ही छोटा सा जीव है जिसके अंदर ये समझ है कि हमें अपने फ्यूचर के लिए खाना को बचाना चाहिए। आपने देखा होगा कि बरसात के पहले अधिकतर चींटियां जो हैं वो खाने को इकट्ठा करने लग जाती हैं अपने बिलों में, और बरसात में उसको बैठ के खाती हैं ताकि उनको बाहर ना निकलना पड़े। ठीक उसी प्रकार हम तो ह्यूमन हैं, हम तो मनुष्य हैं, हम सोच सकते हैं उनसे अच्छा, हम उनसे अच्छा कर सकते हैं। तो हमें भी अपने फ्यूचर के लिए पैसे को बचा के रखना चाहिए। जो हमने पैसा अर्न किया है उसका कुछ % हमें सेव करके रखना चाहिए अपने फ्यूचर के लिए। और एक चीज़ और भी बता दूं कि सेव करने के बाद आपको उसे वाइजली स्पेंड करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर आप वाइजली इसको स्पेंड नहीं करेंगे तो बड़े बड़े राजाओं के खजाने भी खर्च हो गए हैं यार खर्च करने से, तो आप और हम क्या चीज़ हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कमाना एक अलग चीज़ है और पैसे को बचाना एक अलग चीज़ है। कई लोग जो है पैसे को कमाने पे ज़्यादा फोकस करते हैं, उनको बचाने पे फोकस नहीं करते हैं, बल्कि हमें दोनों पे फोकस करना चाहिए। अगर हम सिर्फ कमाने पे ही फोकस करते रहेंगे तो बचाएंगे कैसे, और बचाएंगे नहीं तो हमारा फ्यूचर कैसे सिक्योर होगा। तो ध्यान रखें कि हमें पैसे को इन्वेस्ट करना है और साथ ही पैसे को सेव करना है। सेव करने के लिए हमारे पास सेविंग अकाउंट्स होते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, सबसे पहले आपको सेविंग की हैबिट डलवाती है। तो आपने देखा होगा कि एक सेविंग अकाउंट गवर्नमेंट खुलवाती है जन धन योजना के थ्रू, और सेविंग अकाउंट के थ्रू आपको एक हैबिट डलवाती है कि आप उसमें पैसा सेव करें। बहुत लोगों के पास सेव करने के लिए ऑप्शंस ही नहीं थे, इसलिए सेविंग अकाउंट खुलवा दिए गए हैं। तो आपको सेव करना चाहिए, लेकिन अगर आप सेव करते हैं और इतनी समझ रखते हैं तो आपको पता होगा कि सेविंग अकाउंट में भी आपको पैसा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सेविंग अकाउंट में भी पैसा जो रहता है आपका, वो भी आपका समय के साथ कम हो रहा है। क्योंकि एक इन्फ्लेशन नाम की भी चीज़ होती है, जो इन्फ्लेशन बोलती है कि समय के साथ पैसे की कीमत कम होती चली जाती है। आपने देखा होगा कि 2 से 3 साल पहले 100 रुपए में जो चीज़ आती थी, आज वो 110 या 120 रुपए में वो चीज़ आ रही है।
तो ये इन्फ्लेशन है। अगर आप सेविंग अकाउंट में पैसा डालते हैं तो वहाँ पर आपका पैसा बढ़ेगा नहीं, बस ये हो सकता है कि थोड़ा सा कि आपका इन्फ्लेशन बच जाए। हो सकता है 2 से 3 साल में वो 100 रुपये का आपका 110 या 120 रुपये हो जाए और इन्फ्लेशन को आप बीट कर पाएँ, लेकिन आपको पैसे को बढ़ा नहीं रहे हैं सेविंग अकाउंट के थ्रू। इसलिए सेविंग अकाउंट इज़ नॉट द राइट चॉइस, ये राइट चॉइस नहीं है। आपको एफडीज में या फिर दूसरे जो इन्वेस्टमेंट टूल्स हैं उसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट जो टिप है वो है पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। एक बार आपका एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम बन गया, दूसरा आपका मेडिकल इमरजेंसी फंड बन गया, तीसरा आपका आपने सेविंग करना भी स्टार्ट कर दिया। अब आपको ध्यान देना है कि हम पैसिव सोर्स ऑफ इनकम कैसे बनाएं। और पैसिव सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? वो ऐसे सोर्स जहां से आपको पैसा आए, आप काम ना भी कर रहे हो तब भी। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक होम है आपके पास, उससे रेंट आ रहा है मेरे पास, तो वो एक मेरे लिए पैसिव सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। लेकिन ध्यान रखें, मकान जो है, मकान से अगर रेंट आ रहा है और उससे ज़्यादा उसकी ईएमआई जा रही है या फिर उससे जो इंटरेस्ट है उस पर ज़्यादा लग रहा है, तो वो मेरे लिए असेट नहीं है, वो लायबिलिटी है। तो वहाँ हम उसको पैसिव सोर्स ऑफ इनकम नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर आपने शॉप ले रखी है और शॉप में आपने किराया लेने लग गए हैं, तो वो आपके लिए एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम होगा। आपने गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया है, अब गोल्ड से पैसा बढ़ रहा है आपका, तो वो एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम हो गया है। आपने लैंड ले ली है, तो वो भी एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है। दूसरे ऐसे सारे तरीके जिससे आपको पैसा आए, हो सकता है कि आपकी एक वेबसाइट हो, उससे भी आपको पैसा आ रहा हो सकता है आपका एक यूट्यूब चैनल हो जिसमें आपने एक बार वीडियोस बना दी और आपको जिंदगी भर उससे पैसा आता रहेगा। ये सारे पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला आपका जो मोटिव है वो होना चाहिए फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम, एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम। सेकेंड होना चाहिए पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। आप पैसिव सोर्स ऑफ इनकम को बनाएं। नेक्स्ट जो टिप है दोस्त, वो है इंक्रीज योर पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। अगर आपके पास एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है तो आप दूसरी बनाएं, दूसरा है तो तीसरी बनाएं, और ऐसे बनाते चलें। कब तक बनाना है? जब तक कि हमारे पास फाइनेंशियल फ्रीडम ना हो जाए। फाइनेंशियल फ्रीडम हम किसी और वीडियो में बताएंगे आपको कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है। तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बनाना है। नेक्स्ट जो टिप है वो है टैक्स प्लानिंग प्रॉपर्ली। अब आपने एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम बना लिया है, आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ निकलने लग गई हैं, वहाँ से आपने मेडिकल फंड भी बना लिया है, इसके बाद पैसिव सोर्स ऑफ इनकम पे भी आपने ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है टैक्स प्लानिंग। आप इतना अगर कमाने लगे हैं, टैक्स में आप आने लग गए हैं 10%, 20%, 30%, तो आपको टैक्स प्लानिंग प्रॉपर्ली करना चाहिए। और आपको बता दूं कि टैक्स प्लानिंग जो होती है वो अप्रैल के महीने में स्टार्ट होती है, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो आप अगर जॉब में हैं तो आपको पता होना चाहिए मुझे कितना पैसा कहाँ पर डालना है, कितना पैसा मुझे 80C में डालना है, कितना 80D में डालना है, कितना मुझे लोन लेना है, क्या करना है, ये बहुत अच्छे से मैनेज करना चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ पर भी आप पैसा बचा सकते हैं। कमाना एक अलग चीज़ है और बचाना एक अलग चीज़ है, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो टैक्स प्लानिंग आपको करना चाहिए। अगर आपको अच्छे से टैक्स प्लानिंग नहीं आती है तो आप इस चैनल पर और भी वीडियोस देख सकते हैं या फिर कुछ अच्छे सीए से भी कंसल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टिप है वो है दोस्त, हमें कभी पर्सनल लोन नहीं लेना चाहिए। और पर्सनल लोन कब तक नहीं लेना चाहिए? जब तक कि हमें इसकी वाकई ज़रूरत ना हो। मैंने देखा है कि कुछ लोग होम लोन ले लेते हैं और होम लोन में इंटीरियर वर्क को कराने के लिए, फर्नीचर वर्क को कराने के लिए 5 लाख और 10 लाख रुपए का पर्सनल लोन ले देते हैं। यार, पर्सनल लोन में बहुत ही हैवी इंटरेस्ट लगता है, और हैवी इंटरेस्ट लेने के बाद आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी लायबिलिटीज़ को बढ़ा रहे हैं। आपने एक बार फर्नीचर में पैसा लगा दिया, वो फर्नीचर पैसा नहीं देगा आपको, वो एक असेट नहीं है, वो एक लायबिलिटी है। आपने इंटीरियर करा लिया, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन एक लायबिलिटी है, उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भी कर सकते थे आप, धीरे धीरे भी कर सकते थे। लेकिन आपने पर्सनल लोन ले लिया और हैवी उसका रीपेमेंट किया है, हैवी इंटरेस्ट दिया है उस पर। तो मैं बोलूँगा कि आपको पर्सनल लोन तब तक नहीं लेना चाहिए जब तक कि आपको इसकी वाकई ज़रूरत ना हो। लेकिन जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कोई लैंड मिल रही है अच्छी, अब उसके पास आपके पास उसके लिए पैसे नहीं हैं, तो आप उस पर्सनल लोन ले सकते हैं और उस पर्सनल लोन लेके उस लैंड को परचेज कर सकते हैं। आपको अगर पता है कि ये 1-2 साल में बढ़ जाएगा इसका पैसा, तो आप लैंड ले सकते हैं और पर्सनल लोन ले सकते हैं। ध्यान रखें, पर्सनल लोन को बहुत वाइजली यूज़ करना है। नेक्स्ट जो टिप है वो है डोंट मिसयूज योर क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड एक बहुत अच्छी चीज़ है। क्रेडिट कार्ड आपको हेल्प करता है कि आपको 40 से 50 दिन तक पैसे नहीं देने पड़ेंगे। जैसे मैं हूँ, मेरे को कोई पैसा दे दे यार कि ठीक है ये पैसे लो, यूज़ करो, जो भी करना है करो, और 40-50 दिन तक मुझे पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। 40-50 दिन बाद जितना मैंने आपको दिया उतना ही बस दे देना मेरे को। कितना अच्छा सुविधा है यार। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर आप इस हैबिट में पड़ जाते हैं और 50 दिन बाद पैसा देते हैं तो हैवी इंटरेस्ट लगता है, और ये हैबिट भी बुरी होती है।
लेकिन अगर आप बिजनेसमैन हैं या फिर आप फॉर एग्जांपल कोई लैंड ले रहे हैं, आपके पास पैसे की कमी हो रही है, तो आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं और क्रेडिट कार्ड यूज़ करके उस पैसे का वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप खुद जानते हैं कि एक महीने में मैं 10,000 रुपये का 12 कर लूँगा और 10,000 रुपये क्रेडिट कार्ड को वापस कर दूँगा, तो वहाँ पर भी आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं। हमें बहुत ही वाइजली यूज़ करना है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड भी एक बहुत बड़ा ट्रैप है। मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। दोस्तों, जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमें परचेज नहीं करनी चाहिए कार तब तक जब तक कि हमारे पास एक सर्टेन सिचुएशन ना आ जाए। इसके लिए मैं आपको डिटेल में बताऊंगा किसी और वीडियो में और समझाऊंगा कि हमें कार कब खरीदनी चाहिए। इसी पर्सनल फाइनेंस की सीरीज़ में आपको ये सारी नॉलेज दूंगा और आपको हेल्प करूंगा कि आपको अपने पर्सनल फाइनेंस कैसे मैनेज करने चाहिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए। थैंक यू सो मच।